आधी रात के टाइम एक सुनसान सड़क पर तेज़ी से कार जा रही होती है। उसके अंदर 4 लोग सफ़र कर रहे होते हैं और वो लोग गूगल मैप की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तभी अचानक से नेटवर्क चला जाता है और अनिकेत ब्रेक लगा देता है। वो बोलता है कि नेटवर्क चला गया, अब गूगल मैप कुछ नहीं दिखा रहा। सामने 3 रास्ते हैं, उसमें से किस रास्ते पे जाना है वो मुझे पता नहीं। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने से एक साइकिल पर आदमी आ रहा होता है। वो लोग उस साइकिल वाले आदमी को रुकवाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई साहब, हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि दिल्ली का रास्ता कौन सा है? तो वो बताता है कि दिल्ली का रास्ता, जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ वो तो सिमरौल गांव का रास्ता है और ये साइड वाला रास्ता दिल्ली की ओर जाता है। पर इस रास्ते के बीच में चंदनपुर पड़ता है, जहाँ एक चिटकनी रहती है जो कि एक डायन है। वो 20 साल तुम्हारी उम्र जैसे लोगों को ही मार कर खाया करती है। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि तुम लोग इस रास्ते से मत जाओ। तुम लोग 20 किलोमीटर पीछे जाओ और वहाँ से चौराहा से लेफ़्ट लेकर के 80 किलोमीटर चल के दिल्ली पहुँच जाओगे। मेरी राय तो यही है कि तुम लोग वहीं से जाओ। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे, जब शॉर्टकट रास्ता है ही, आप जाइए, हम लोग इस रास्ते से चले। और वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसी रास्ते की तरफ कार को मोड़ लेते हैं। कार के अंदर बैठ के वो लोग उस आदमी का मजाक बना रहे होते हैं, बोलते हैं कि इस ज़माने में भी ऐसी सोच रखते हैं। तभी कार के ऊपर अचानक से कुछ भारी सा आकर गिरता है और पूरे कार के शीशे पर खून ही खून फैल जाता है। और तभी कार के बोनेट से धुआं निकलने लगता है और कार वहीं पर रुक जाती है। वो लोग कार के बाहर आकर देखते हैं तो कार के शीशे पर एक कौवा आकर गिर गया था, और उस कौवे का खून कार की बोनेट से होकर इंजन में चला गया था, जिसकी वजह से धुआं दे रही थी कार। वो लोग बोलते हैं कि इस कौवे की वजह से हमारा रास्ता ख़राब हो गया। और तभी वो लोग इधर उधर देखते हैं तो एक काली साड़ी में एक औरत, जिसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, वो झाड़ू लगा रही होती है। तभी अनिकेत उससे पूछता है कि हम मुसाफिर हैं, यहाँ कोई रुकने का ठिकाना है क्या? तभी वो झाड़ू वाली औरत झाड़ू लगाना रोक देती है और धीरे धीरे करके उनके पास आने लगती है। वो उनके पास आती है तो अनिकेत फिर से बोलता है कि हम लोग की कार ख़राब हो गई है, हम लोग को रात भर काटने के लिए कोई जगह चाहिए। तो वो बोलती है मेरा घर ये सामने वाला ही है, तुम लोग चाहो तो इस घर में रुक सकते हो। और वो लोग उसकी बात मानकर उसके घर आ जाते हैं। उसके घर में एक पुराने स्टाइल में चूल्हा जल रहा होता है और वो एक सूप बना रही होती है। वो उन लोगों को भी सूप देती है और उन लोगों से बोलती है आप लोग इस रास्ते में नए हो क्या? आपको नहीं पता कि रात के टाइम यहाँ कोई नहीं जाता? वो बोलता है कि आप उस डायन के बारे में बात कर रही है ना, जो डायन 20 साल के उनके लोगों को मार कर खाती है? वो बोलती हाँ। तो वो लोग बोलते हैं उसकी कहानी क्या है? तभी वो बताती है कि वो बूढ़ी औरत इस गांव में रहा करती थी और लोगों से भीख मांगकर वो अपना गुजारा करा करती थी। एक दिन एक घर में वो भीख मांगने जाती है। उसकी माँ उस अपने बच्चे को भीख देने के लिए पैसे देती है और उस बच्चे के हाथ पे वो औरत सर पे हाथ रख के चली जाती है। और फिर शाम होते ही वो लड़का गायब हो जाता है। उसके घर वाले गांव वालों को लेकर उस लड़के को ढूंढने जाते हैं तो जंगल में उसी डायन के घर के बाहर वो लड़का पड़ा हुआ मिलता है और वो मरा हुआ होता है। उसका शरीर ऐसा लग रहा होता है जैसे गल गया होता है। तभी एक आध गाँव वाले को शक हो जाता है उस बूढ़ी औरत पर कोई भी उतना उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन चंदू के घर जाती है वो बूढ़ी औरत और उसका बेटा भी उस बूढ़ी औरत को पैसे देता है, जिसके सर पे भी वो बूढ़ी औरत हाथ रखती है और उसे भी आशीर्वाद देती है। और फिर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली हो जाती है। शाम होते ही चंदू का बेटा भी गायब हो जाता है। उसकी बीवी बोलती है कि हमारा बेटा सुबह से नहीं मिल रहा है, जाओ जल्दी से ढूंढ कर लाओ, शायद जंगल में खेल रहा होगा। तभी वो बोलता है क्या उस बूढ़ी औरत ने उसके सर पे भी हाथ फेरा था। और फिर वो घबराता हुआ गाँव वालों को लेकर फिर उसी जंगल में जाता है जहाँ उस लड़के की लाश मिलती है। वहीं चंदू के बेटे की भी लाश पड़ी होती है और उस बूढ़ी औरत का भी घर वहीं सामने होता है। उसे शक हो जाता है, वो बूढ़ी औरत के घर जाता है और वो झाँक कर देखता है कि वो बूढ़ी औरत एक घेरा बनाकर एक बच्चे के साथ कुछ कर रही होती है, जिससे उसे बहुत शक हो जाता है और वो दौड़ते हुए सरपंच जी के पास जाता है और वो सरपंच जी को सारी बात बताता है कि वो बूढ़ी औरत ही गांव के बच्चे को मार रही है, हम लोग को उसके पास जाना चाहिए। सरपंच जी गांव वाले को लेकर जाते हैं और उस बूढ़ी औरत को बहुत मारते हैं। वो बूढ़ी औरत तड़प तड़प कर वहीं पर जान दे देती है और उसकी मौत हो जाती है क्योंकि वो गाँव वाले उसे बहुत मारते हैं। तभी उसके बाद वो बोलती है कि तुम लोग जैसा सोच रहे हो उस बूढ़ी औरत के बारे में, वैसा ही उस गाँव वालों ने सोचा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो बूढ़ी औरत उस बच्चे को बचा रही थी क्योंकि गांव में एक ऐसा बीमारी फैला हुआ था जिस बीमारी से बच्चे मर रहे थे और वो एक बच्चे को बचा रही होती है और गांव वाले बिना उससे पूछे ही उसे मार देते हैं। इसलिए उस बूढ़ी औरत की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो मरने के बाद भी वापस आ जाती है और फिर वो गांव के बच्चों को मारना शुरू कर देती है, जिस वजह से गांव के लोग परेशान होकर ये गांव छोड़कर चले जाते हैं और अब ये गांव वीरान होकर जंगल में बदल गया है। अब बस यहाँ जंगल और जंगली जानवर ही है। वो लोग काफ़ी सहमे हुए रहते हैं। उन लोगों को ये कहानी काफ़ी डरावनी लगती है। वो लोग बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ उस बूढ़ी औरत के साथ। तभी वो औरत बोलती है अब तुम सब सो जाओ, अब सुबह मैं तुम लोगों को नाश्ता देकर विदा करूंगी। और फिर वो लोग सो जाते हैं। तभी उस लड़की सिमरन को नींद नहीं आती।
वो उसे गर्मी जैसी लग रही होती है, तो वो सोचती है कि मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ, और दूसरे कमरे में एक खिड़की के पास जाकर वो सो जाती है। वहाँ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही होती है। तभी थोड़ी देर रात होने के बाद कोई झाड़ू लगाने का आवाज़ आ रहा होता है। वही बूढ़ी औरत वहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। झाड़ू की तेज़ तेज़ आवाज़ से उन लोगों की नींद खुलने लगती है, और वो लोग नींद से उठकर देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत उनके दरवाजे के सामने झाड़ू लगा रही है, और वो उन लोगों को घूर कर देख रही है और हंस रही है। तभी अचानक से वो शिखा के पास आती है और शिखा का खून चूसने लगती है। थोड़ी ही देर में वो शिखा का पूरा खून चूस जाती है, और शिखा का पूरा शरीर सफ़ेद पड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी सिमरन को कुछ आवाज़ आती है और वो रूम में आकर देखती है, तो उसकी आंखें हैरान हो जाती हैं। वो एकदम दंग रह जाती है, क्योंकि वो देखती है उसके 2 दोस्त मर चुके हैं और एक दोस्त को वो बूढ़ी औरत उसका खून चूस रही है। फिर वो सिमरन को देखती है और बोलती है, मैं तो तुझे भूल ही गई थी, अब तेरा भी नंबर है। और तभी सिमरन वहाँ से तेज़ से भागने लगती है। वो जब तक भागती रहती है जब तक उसी रास्ते पर नहीं आती जहाँ से उसने मोड़ लिया था, और फिर वो वहाँ आकर बेहोश हो जाती है। सुबह होने के बाद उसको होश आता है, और वो होश उठ के बैठती है। वो समझ जाती है कि उसके लॉकेट की वजह से ही वो बच पाई है। हनुमान जी ने ही उसे गर्मी लगाई थी और वो दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी, तभी वो बची है। अब वो 5 साल बाद भी इस हादसे को भूल नहीं पाई है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। मोहन एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है, और उसके बेटे की एक दिन पहले ही मौत हो चुकी होती है। उसकी मौत की वजह किसी को पता भी नहीं होती। इस वजह से मोहन आज उदास बैठा हुआ होता है। उसके ऑफिस के पास अरविंद सर आते हैं, और अरविंद सर से वो बोलता है कि मेरा इकलौता ही बेटा था, उसके लिए ही मैंने सब कुछ किया था। तभी अरविंद सर बोलते हैं कि सर मुझे तो लग रहा है कि मदन के साथ जो हमने किया है। तभी वो प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया ये सब बात करने के लिए, पर तुम बार बार यही सी बात को ही रिपीट करते हो। तुम्हें पता नहीं है कि दीवारों के भी कान होते हैं। पर अरविंद बोलता है, नहीं सर, मैं वो बात नहीं कह रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बेटे को मदन नहीं मारा है। मोहन उसकी बात नहीं सुनता। वो बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, एक ही बात को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और तभी मोहन का फ़ोन रिंग होने लगता है। वो अपने फ़ोन को उठाता है और किसी से बात करने लगता है, और फिर वो बोलता है कि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि मोहन के घर वालों ने केस दर्ज कराया है और वो हमारे स्कूल के छानबीन करना चाहते हैं। जाओ तो रेनू मैडम को बुला कर लेकर आओ, और अभिषेक को भी बुला कर लेके आना। अब ये मत पूछना कि मैं किस लिए उन लोगों को बुला रहा हूँ। तुम्हें जितना कहा गया बस तुम उतना ही करो, बुला कर लेकर आओ। थोड़ी देर में अरविंद उन लोगों को बुला कर लेकर आ जाता है, और वो लोग वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। तभी मोहन उन लोगों से बोलता है कि हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ हम लोगों ने मदन को गाड़ा है। और उन लोगों को लेकर मोहन अपने स्कूल के सबसे लास्ट वाले एरिया में पहुँच जाता है, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं है, और अभिषेक को वहाँ खुदाई करने के लिए बोलता है। काफ़ी देर तक अभिषेक वहाँ खुदाई करते रहता है। काफ़ी देर हो जाती है पर उस खुदाई से कुछ नहीं मिलता। वो लोग हैरान हो जाते हैं कि इसके नीचे लाश दबाई हुई थी, तो वो कहाँ चली गई। उन लोगों को ऐसा लगता है कि किसी ने उस लाश को निकाल ली और पुलिस में जाकर केस कर दिया गया है। अब वो लोग नहीं बचेंगे ऐसा सोच रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर धरती हिलने लगती है, और धरती हिलने के बाद वो लोग हैरान हो जाते हैं और उस गड्ढे में देखते हैं कि कुछ नहीं होता। वो लोग बोलते हैं अभिषेक को कि और खोदने के लिए, पर वहाँ पर एक आत्मा आ जाती है जो कि मदन की होती है, और वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर आकर हंस रही होती है। उसका चेहरा काफ़ी डरावना हो चुका होता है, और शरीर पर का मांस गल सड़ गया होता है। हर जगह कटे चटे के निशान होते हैं। वो काफ़ी डरावनी हंसी हंस रहा होता है। तभी वो मदन अभिषेक के ऊपर अपने पंजों से वार कर देता है, उस एक ही पंजे से उसकी मौत हो जाती है, और अभिषेक ज़मीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर मोहन, अरविंद और रेनू मैम काफ़ी हैरान होती हैं। उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी रेनू मैम वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, और तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो भूत बोलता है कि अब तुम लोग नहीं बच सकते, तुम लोग की मौत आज पक्की है मेरे हाथों, आज मैं तुम लोगों को मार दूंगा। और तभी वो रेनू मैडम की तरफ बढ़ता है और उनका सारा खून चूस लेता है। रेनू मैडम की थोड़ी ही देर में मौत हो जाती है। उसका शरीर पूरा पीला पड़ चुका होता है, और उसकी आंखों की पुतलियाँ सफ़ेद हो जाती है, और वो निर्जीव जिस्म की तरह नीचे गिर पड़ी जाती है। ये देखकर मोहन और अरविंद काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब उन दोनों की बारी होती है। तभी अरविंद सर अपने घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं और उस भूत से माफ़ी मांगने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है,
मैं तो इन मोहन सर के बहकावे में आ गया था। इनने ही हमसे ज़बरदस्ती बहका कर हमें तुम्हारी मौत करवाई है। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम मोहन सर को मार दो। पर वो भूत कुछ नहीं सुनता और अरविंद सर का गला पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है और वो चीख रहा होता है। वो माफ़ी मांग रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी वहाँ दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर और मदन की माँ आई हुई होती है, जो कि एक बूढ़ी माँ होती है। तभी उस पुलिस इंस्पेक्टर उस भूत को देखकर हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये कौन है और यहाँ क्या चल रहा है। और तभी वो अरविंद सर का सर धड़ से अलग कर देता है और फिर मोहन दौड़ते हुए पुलिस वाले के पास जाता है और बोलता है कि मुझे अरेस्ट कर लो, मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर लूँगा। वो बताता है कि 1 साल पहले मदन हमारे यहाँ वॉचमैन था और वो बहुत ही ईमानदार था और हम लोग बहुत ही बेईमान थे। हम बच्चों का स्कॉलरशिप में घोटाला करते थे और खाने में मिलावट करते थे। मिलावट करते हुए भी मदन ने मुझे देख लिया था और उसने धमकी दी थी कि वो पुलिस में जाकर हमारे खिलाफ़ केस कर देगा। इस वजह से हम लोगों ने प्लान बनाकर उसको मार दिया। प्लीज़ मुझे तुम अरेस्ट कर लो, वरना ये हमें मार देगा। वो अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेता है और ये सुनकर वो भूत खुश हो जाता है। पुलिस वाला हैरान होता है कि ये इतनी डर से अपने आप ही सारे गुनाह कबूल कर रहा है। वो बोलता है कि मैंने स्कॉलरशिप में भी घोटाले किए हैं, मैंने बहुत सारे घोटाले किए हैं, प्लीज़ मुझे तुम जेल ले चलो और अरेस्ट कर लो, वरना ये भूत मुझे मार देगा। इतना सुनकर वो भूत खुश हो जाता है और वो हंसता हुआ देखता है अपनी माँ की तरफ और धीरे धीरे वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है। उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी होती है और वो वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ काफ़ी परेशान हो जाती है, वो अपने बेटे के लिए परेशान रहती है और पुलिस उसकी माँ के आंखों में